अच्छे तरीके से देखेंगे क्रैश कोर्स 2026 इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन का आज तीसरा भाग देखने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से कल हम बहुत सारी चीजों को पढ़े थे, इकोलॉजी पढ़े, बायोडाइवर्सिटी पढ़े, और उसके बाद हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजों को कल बहुत अच्छे तरीके से देखे थे और अच्छे तरीके से पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार क्लियर करिए, इकोलॉजी नहीं समझ में आया? इकोलॉजी को आप ऐसे समझिए कि जैसे आप हैं। ठीक है, इकोलॉजी जैसे नहीं समझ में आया जिसको, तो इकोलॉजी को आप इस तरह समझ लीजिए कि आप क्या हैं, आप एक इंसान हैं, ह्यूमन है। ठीक है, आप किस पे डिपेंड हैं? अगर आपको खाना ना दिया जाए तो आप शायद सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, और खाना मिलता कहाँ से है? खाना मिलता कहाँ से? जमीन से आप अनाज बोते हैं तब फिर आप खाते हैं। ठीक है, आखिर वो खाते हैं, अब वो जो पौधा जमा वो कैसे अपना खाना बना रहा है? वो सूरज की रोशनी से खाना बना रहा है। तो देख पा रहे हैं कुछ चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे आपको चारों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें ऑक्सीजन, हवा जो हो गया, पानी आप पी लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इन्वायरमेंट में जो कि निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, आप उससे कनेक्टेड है। तो यही चीजें का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। ठीक है, इसी चीजों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। इकोलॉजी एक तरह का साइंस है, विज्ञान है। ठीक, चलिए बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है? बायोडिग्रेडेशन देखिए क्या होता है कि जो आप केले का छिलका या कोई भी घर का जो भी खाना बचा हुआ रात का, या फिर कोई भी आलू का छिला उला जाता है ना, छिलके वगैरह या पेड़ के पत्ते वगैरह, उसको ले जाके कहीं बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे। तोड़ते तोड़ते बहुत सारी कुछ चीजें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें बना करके मिट्टी में वो सारी चीजें मिल जाते हैं। मतलब वहां से वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का नेचर का पार्ट बन जाता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो सेफ रहता है और गंदा भी नहीं होता, और मिट्टी के लिए भी वो सेफ होता है, वो खाद बन जाता है। ओके, यही प्रोसेस कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। और जो ऐसे ऐसे मतलब कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कोई पदार्थ जिसको बैक्टीरिया द्वारा ब्रेक डाउन ना किया जा सके, जैसे प्लास्टिक, जैसे कि अल्युमिनियम का कैन, जैसे कि शीशे का गिलास, अब इसको बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, ये सालों के सालों ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अब बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होता है? बायोडिग्रेडेबिलिटी में ही आपका दोनों आते हैं, बायोडिग्रेडेबिलिटी में ही दोनों आते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। बायोडिग्रेडेबिलिटी किसी चीज की वह नेचुरल क्षमता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे नुकसान ना पहुंचाने वाले प्रोडक्ट तोड़ देते हैं, प्रोडक्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी में आप देख पा रहे हैं दोनों वही आते हैं। बायोडिग्रेडेबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक आप देखे थे कि होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो जिसको बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से तोड़ा जा सके, जैसे कि कोई भी चीज आप घर से उठा लीजिए, चाहे पेपर हो, हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। एग्जाम्पल कहाँ गया? ये जैसे फ्रूट हो गया या वेजिटेबल्स, कोई फल हो गया या सब्जी के छिलके हो गए, पेपर हो गए, कॉटन के कपड़े हो गए, या फिर लकड़ियां हो गई, इनको बहुत आसानी से माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, फंगाई के द्वारा इन्हें ब्रेक डाउन किया जा सकता है। कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गायब नहीं होती, जैसे प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल, एल्युमिनियम का कैंस, ये सब जल्दी गायब नहीं होती, इनको बैक्टीरिया भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये सारे पॉइंट हो गए थे, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और टॉप 20 का आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर, टॉप 20 हम अच्छे से देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5वां। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टॉप 20 बायोकेमिस्ट्री में सीपीएम का कंटेंट हो गया है। टॉप 20 बायोकेमिस्ट्री में सीपीएम का कंटेंट हो गया है। अच्छा, चलिए सरवंत जी, हम इसको देख लेंगे, अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे सीपीएम का कंटेंट बायोकेमिस्ट्री में। चलिए देख लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से। पहले में आप ये देखिए कि एजुकेशन क्या, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या था। दूसरे में आप इकोलॉजी देखे, तीसरे में आप इकोसिस्टम और इकोलॉजी में अंतर देखे, चौथे में आप बायोडाइवर्सिटी देखे,
ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखिए क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल देखिए क्या होता है। पांचवें में आप देखने जा रहे हैं एसिड रेन क्या है। ठीक है, मुझे हिंदी में लिखना है सर, बिल्कुल आप मिक्स करके लिख सकते हैं, पूरा हिंदी मत लिखिएगा। एसिड रेन क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके नतीजे क्या होते हैं। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्या होता है, उसके नतीजे क्या होते हैं। व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की केमिस्ट्री क्या है, उसके प्रभाव को बताइए। ठीक है, तो एसिड रेन क्या होते हैं, उनके नतीजे क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे और लगाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीयू जी कह रहे सर हम बहुत लेट से क्रैश कोर्स बाय किया है, मुझे कुछ लिखने की ऐसी ट्रिक बताइए कि जिससे मैं पास हो जाऊं। टॉप 20 नहीं पढ़ना चाहता। पीयू जी कह रहे सर हम टॉप 20 नहीं पढ़ना चाहते, हमको कुछ ऐसी ट्रिक बताइए जिससे पास हो जाओ, और रोनी की इमोजी भेज रहे हैं यार, रोनी वाली इमोजी मत भेजिए, इससे बहुत गहरा नाता है। देखिए ये चीजें, आपको सबसे बड़ी बात है कि टॉप 20 अगर आपको नहीं पढ़ना है तो टॉप 20 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाने होंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, उसको आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाने होंगे जिससे आपको याद हो जाए। टॉप 20 ना करके कम से कम टॉप 15 तो कर लीजिए, 15 क्वेश्चन तो कम से कम याद कर लीजिए, 5 क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, टॉप 15 क्वेश्चन कम से कम पढ़ लीजिए मिनिमम। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चन कम से कम कर लीजिए, अगर 5 क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपसे तब। ठीक है, उसके बाद आके बाकी की चीजें, ऑब्जेक्टिव वगैरह यूट्यूब पे चल ही रहा है। ठीक है, और पीवाईक्यू वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। यही सारी चीजें देख के आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। चलिए एसिड रेन की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एसिड रेन क्या होता है। हाँ बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश कैसे लिखना है उसका वीडियो बना देंगे। एसिड रेन का होता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। अब बहुत सारे, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे साथ पढ़ते हुए आए हैं इसको जान रहे होंगे। देखिए जब हम, पहली बरसात होती है या कई बार बारिश आप देखते होंगे, पहली बरसात में बहुत मजा आता है नहाने में, लेकिन वो एक्चुअली में वो बरसात ऐसी सिंपल पानी नहीं होता, हमारे घर जैसा जो आप पानी पी लेते हैं वैसा पानी नहीं होता। एक्चुअली में उस पानी के साथ आता है एसिड, जिसको हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, और ऐसा वैसा एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। अब आइए चलिए देखते हैं किस तरह का एसिड आता है, ये हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव डाल सकता है, इस पूरे क्लाइमेट पे क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एसिड रेन इज ए रेन वाटर, एसिड रेन एक पानी वाला ही वर्षा है, दैट बिकम एसिडिक, जो कि अम्लीय हो जाता है। विकास, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मफुल गैसेस, कुछ हानिकारक गैसेस की वजह से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड में NOx लिखा हुआ है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा चाहे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी कुछ हानिकारक गैसेज जो फैक्ट्री से निकलती हैं, व्हीकल से निकलती हैं, गाड़ियों से, या फिर कोयले वगैरह को जलाया जाता है तब निकलती हैं। क्या बोले हम, कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे SO2 मान के चलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड को NO2 मान के चलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम यहाँ लिख दिए। ये कहाँ से निकली, फैक्ट्री से, व्हीकल से और कोल से। द गैसेस गो इनटू द एयर, ये गैसेस एयर में जाती हैं, मिक्स विथ क्लाउड, हमारे बादल में मिल जाती है। ये आपका है बादल। ठीक है, ये बादल, यहाँ पे देखे होंगे बादल में क्या होता है, छोटे छोटे बूंदे होती है, ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के। किसके, पानी के, H2O होता है बादल में, H2O होता है, पानी की बूंदे होती हैं। फिर से देखिए, एसिड रेन एक तरह का अम्लीय वर्षा है, जो कि क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय बन जाता है। विकास ऑफ हार्मफुल गैसेस, कुछ हानिकारक गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड, आप नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख सकते हैं। फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो कि फैक्ट्री से या फिर व्हीकल से, जो गाड़ियां, कार वगैरह, बसेस वगैरह जाती हैं, व्हीकल्स हो गया, या कोयले को जलाया जाता है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हैं। अब ये आसमान में जब जाती हैं तो आसमान में होता है बादल। ठीक है, जब ये एयर में जाती हैं तो क्लाउड, जो बादल होता है, उसके साथ मिल जाती हैं, उसके साथ रिएक्ट करती हैं। दे रिएक्ट विथ वाटर इन द क्लाउड एंड फॉर्म एसिड, इन्हीं के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। और कौन सा एसिड बनाती हैं, एक ध्यान लीजिए, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, यही सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आ जाके वाटर ड्रॉपलेट से रिएक्शन करती हैं और दो एसिड बना लेती हैं। एक का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, एक का नाम है ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और जब बारिश होता है, व्हेन इट रेन द वाटर इज नॉट प्योर, आपका पानी प्योर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। ठीक है, बट एसिडिक जरूर होता है, अम्लीय होता है।
इसी को बोलते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। क्लियर, समझ में आया? चलिए एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लेते हैं। एसिड रेन एक तरह का रेन वाटर है, अम्लीय वर्षा है। दैट बिकम एसिडिक, जो अम्लीय हो जाता है। विकास क्यों? क्योंकि विकास ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, समझिएगा। एसिड रेन बारिश का वह पानी है जो फैक्ट्रियों, गाड़ियों और कोयले के जलने से निकलने वाली नुकसानदायक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिडिक हो जाता है। ठीक, ये गैसें हवा में चली जाती हैं, ये गैसें हवा में चली जाती हैं और बादलों से मिल जाती हैं। ठीक है, आप एग्जाम में ना होगा तो बादल वगैरह बना दीजिएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे ड्रॉपलेट दिखा दीजिएगा पानी का, H2O होता है यहाँ पे। ठीक है, चली जाती है। ये बादलों में पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं, जैसा कि पता है। यहाँ पे जो आपको बताया है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा बताया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन करती हैं पानी से और बना लेती हैं एसिड H2SO4 एंड आपका HNO3। ओके, और जब बारिश होती है तो पानी शुद्ध नहीं बल्कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और इसी को एसिड रेन कहते हैं। क्लियर हो पाया यहाँ पे कॉन्सेप्ट? सच में बादल बनाना है? हाँ, बादल वगैरह बना के दिखा दीजिएगा कि इसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, थोड़ा सा इस तरह, इस टाइप का। नहीं होगा तो एक दो फैक्ट्री वगैरह, गाड़ी वगैरह बना दीजिएगा, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं मिल पाएगा। बस थोड़ा बहुत ऐसा दिखा दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ हानिकारक गैसें हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉपलेट्स, जो पानी के ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पे बादल में है, रिएक्शन करके क्या बनाया, दो एसिड बना लिया, एक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक, चलिए क्लियर हो गया? गोपाल तिवारी जी फिलहाल ठीक है, अभी तो ठीक है, आगे पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल ठीक फील कर रहे हैं। चलिए, अब आपसे पूछा था कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी पूछा था। केमिस्ट्री में कुछ नहीं, खाली रिएक्शन लिखना है। इजी केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना है आपको शायद समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा डायग्राम बना है, हालांकि बना पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे दिखा दिया फैक्ट्री वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट्री वगैरह है, पहाड़ है। यहाँ से देखिए कुछ गैसेस निकल रही हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गया बादल में, ठीक है, हवा में रहा, हवा में क्लाउड्स जो है, बादल जो है, उनसे रिएक्ट किया क्योंकि उसमें होते हैं ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, तो इनके साथ रिएक्शन करके दो एसिड बना लिया जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये आके नीचे गिरती हैं तो इसलिए हमारा पानी अम्लीय हो जाता है, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। चलिए, तो ये चीजें हैं, आज इजी है, आसानी से कोशिश करिएगा तो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता है एसिड रेन। 2 साल के पेपर को देखेंगे तो अक्सर पूछा है। देखिए इसके रिएक्शन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस कराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल बताना है कि आपको सबसे पहला तो आपको पॉइंट ये लिखना है। क्या लिखना है, आइए देखते हैं। रिएक्शन में क्या बताना है आपको, सबसे पहला पॉइंट ये बता देना रिएक्शन में कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये हमारे हवा में जाएगा और हवा में होता है हवा होता है ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा, ध्यान दीजिएगा, SO3 बना लेगा। अब आप देख लेंगे सर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 3 कैसे आया, ये बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंसिंग वाले की जरूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। चलिए जैसे हम कि यहाँ पे 2 कर दिए, ठीक है, अब यहाँ भी 2 कर दिए। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी S2 हो गया, यहाँ भी 2S हो गया। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे भी आप कर दीजिए 2, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर दीजिए 2। ओके, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, अभी आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बैलेंस किए हैं, सल्फर का 2 है, यहाँ भी सल्फर का 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 6 है, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 है और ये 2 6 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये आपका बैलेंस हो गया है। अगर चाहे तो बैलेंसिंग करिए, वरना कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यानी केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री इसमें पूछा गया है कि एसिड रन की केमिस्ट्री क्या है। ध्यान दीजिएगा, 2 केमिस्ट्री लिखना है इसमें, है बस 2 रिएक्शन बताना है कि आपकी जो गैसेस है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे हवा में गया और हवा में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बना लिया, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेगा। ओके, उसके बाद देखिए यही सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 रिएक्शन करेगा बादल से, और बादल में होता है पानी, H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। H2SO4 बना लेगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। H2SO4 बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। पहला रिएक्शन तो यही हो गया। क्लियर हो पाया? चलिए, नहीं क्लियर हो गया तो फिर बताएं।
ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखिए, दूसरा एकदम बेसिक है, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा जो बादल में है, और क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। बस यही दोनों लिखना है। ठीक है, आप किसी एक का बता दीजिए कि हाँ ये हवा के साथ रिएक्शन किया, हवा का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका ट्राइवेलेंट स्टेट बन जाता है, उसके बाद पानी के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। ठीक है सर, हिंदी में समझाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे रिएक्शन आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं, इसको हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं, रिएक्शन के लिए आप हिंदी कहाँ खोज रहे हैं। हम पहले बताए आपको कि जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन जो हवा है, हवा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा। ठीक है, लेकिन कैसे बना रहा है, इसको बैलेंस किया जाता है। तो हम दो यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, इधर भी कर देंगे तो यहाँ पे 2s है, यहाँ भी 2s हो गया। यहाँ पे देखिए 3 2 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन इधर भी है, मतलब बैलेंसिंग हमारा सही है। ओके, अब देखिए जब ये हवा के साथ रिएक्शन करके SO3 बना लिया, यही SO3 जो होगा, यही SO3 क्या हो जाएगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ जो बादल में है, और क्या बना लेगा, H2SO4। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप और यहाँ सेकंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ये आप बता दिए कि आपका एक एसिड बन गया, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दूसरा आप सिंपल बता दीजिएगा, यहाँ आपको ये नहीं दिखाना है कि हवा के साथ रिएक्शन किया ऑक्सीजन, यहाँ सिंपल जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, नाइट्रिक एसिड बना लिया। क्या ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगे, क्या ये आराम से हो जाएगा। केमिस्ट्री पूछता है और केमिस्ट्री में ये लिख के आना पड़ेगा एसिड रेन में। ठीक है, एकदम सिंपल है, चलिए हो जाएगा ना, हाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। केमिस्ट्री छोड़ के बताइएगा, अक्सर लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब बस यही आपको लिखना था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा नहीं था, यही है। डायग्राम बना दीजिएगा, आपको पहले बता दिए हैं। अब इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें कि एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें कि एसिड रेन क्या होता है, तो एसिड रेन इज रेन वाटर, एक तरह का रेन वाटर अम्लीय बरसता है, दैट कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड शामिल होता है। कब होता है, फार्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस फ्रॉम पॉल्यूशन रिएक्ट विद मॉइस्चर इन द एयर। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस, पॉल्यूशन जो प्रदूषण है, ये रिएक्ट कर देंगे हवा से और मॉइस्चर से, तभी जाके कुछ क्या हो जाएगा, रिएक्शन करके एसिड बना लेगा। ओके, एसिड रेन बारिश का वह पानी है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, जो प्रदूषण से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के हवा में नमी के साथ रिएक्ट करने से बनता है। इतना क्लियर हो गया, आराम से लिख ले जाएंगे। यहां तक का क्लियर हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। जहां तक का क्लियर हो गया हो एसिड रेन के बारे में, आपको एसिड रेन बताना है, यहाँ इजी केमिकल रिएक्शन बता देना है, या फिर आपको हेडिंग डालना है केमिस्ट्री या एसिड रेन। या तो आप इजी केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए, केमिकल इजी मत बताइए ना तो एग्जामिनर कहेगा यार इजी बता रहा है, नहीं, केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए, या फिर आप ये कर दीजिए केमिस्ट्री या एसिड रेन। ठीक है, चलिए हेडिंग को थोड़ा देख लीजिएगा, इसको सुधार कर दीजिएगा। यहाँ से केमिकल रिएक्शन लिखा है, आपके क्वेश्चन में जैसा पूछा गया ना वैसा लिखिएगा। यहाँ पे दिया है केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, तो हमें लगता है यही बेटर लग रहा है, केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन आप वहां लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सही लगेगा, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लिख लीजिएगा। सर रिएक्शन हिंदी में नहीं लिखते हैं क्या, अरे भैया रिएक्शन को क्या हिंदी लिखेंगे, इसमें क्या हिंदी लिखेंगे, SO2 को क्या कैसे लिखेंगे, रिएक्शन को इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, इसको हिंदी में नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट मतलब होगा प्रभाव, एसिड रेन के क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, एसिड रेन के क्या प्रभाव पड़ेंगे इसको देखते हैं। ओके, तो ऑन प्लांट एंड ट्री, सबसे पहले पेड़ पौधे पे बात करते हैं, छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। डैमेज लीव्स एंड स्लो प्लांट ग्रोथ, डैमेज लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें एसिड आ रहा है। प्लांट ग्रोथ जो होते हैं, प्लांट जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएंगे। मेक सॉइल बेड बाय वॉशिंग अवे यूजफुल मिनरल्स, मेक सॉइल बेड मतलब मिट्टियां जो होंगी वो भी खराब हो जाएंगी, वो धुल जाएंगी, जो कुछ यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो भी सब उससे गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है,
पेड़ पौधे पर इसका असर पड़ता है, पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और पौधों की ग्रोथ को धीमा करता है। काम के जो मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, बहाकर मिट्टी को खराब बनाता है। ठीक है, वो सब जब बारिश आती है और उसमें एसिड्स होते हैं तो जो मिनरल्स होते हैं वो सब बह जाते हैं। ओके, ऑन एनिमल एंड वाटर मेक लेक्स एंड रिवर एसिडिक, जो भी मतलब झरने हैं, जो पानी नदी है, वो सब क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। फिश एंड अदर वाटर एनिमल कैन डाई, जो कि मछलियां होते हैं या और बहुत सारे जानवर होते हैं, वो सब मरने लगते हैं। ओके, झीलों और नदियों को एसिडिक बनाता है, मछलियों और पानी के दूसरे जानवर मर सकते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट है, इसका प्रभाव पड़ेगा एसिड रेन के बारे में, और भी लिख दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ऑन बिल्डिंग की बात करें कि बिल्डिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डैमेज बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स स्पेशली मेड ऑफ मार्बल लाइक ताजमहल। ठीक है, अब जो चीजें मार्बल से बनी है, ताजमहल वगैरह, यहाँ पे मोन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक। ठीक है, स्मारक का मतलब किसी के यादों में बनाया गया। ठीक है, तो ये सब बिल्डिंग जो भी है, डैमेज बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, जो बिल्डिंगें होती हैं बड़ी बड़ी या फिर मोन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, ये सब क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगते हैं। कॉजेज मेटल टू रस्ट, उसमें भी जंग आने लगते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसमें भी जंग आने लगते हैं। क्लियर? बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, खासकर मार्बल से बनी बिल्डिंग जैसे ताजमहल, और जो मेटल्स में जंग लगने के कारण बनता है। जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उसमें जंग लग जाते हैं, ओके, अम्लीय वर्षा के वजह से। चलिए, ऑन ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो कैन काज ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक कफ, अस्थमा एंड इरिटेशन। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है जैसे कफ, अस्थमा और इरिटेशन। ओके, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो गया, जलन होने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन हेल्थ पे। तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको 3-4 पॉइंट है, इसको अच्छे से देख कर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हम सबसे पहले क्या पढ़े, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। एसिड रेन, आपके एग्जाम में एसिड रेन आ रहा है या इसकी केमिस्ट्री पूछ रहा है, तो अम्लीय वर्षा क्या होता है। देखिए, एसिड रेन एक तरह का रेन वाटर ही होता है, जैसे नॉर्मल पानी बरसता वही होता है, जो कि क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्योंकि हमारे जैसे कि फैक्ट्री वगैरह होते हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जब कोयले को जलाया जाता है तो कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसेस हमारे हवा में जाके मिलती हैं, हवा में होता है ऑक्सीजन। उसके बाद फिर यही हवा में धीरे 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 जो बादल में ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, उनके साथ रिएक्शन करती हैं और अम्ल बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। कौन सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जब बारिश होता है तो यही दोनों एसिड साथ में आती हैं, इसीलिए इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, इसी के बाद हम आपको बता दिए केमिकल रिएक्शंस, एकदम बेसिक है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन हवा से रिएक्शन करा दीजिए, सल्फर ट्राई बनेगा, उसको वाटर से करा दीजिए, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर से करा दीजिए, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। यही आपको बता देना है अच्छे तरीके से। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले पेड़ पौधे पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा है जानवर पे, पानी पे प्रभाव पड़ेगा। पानी जब अम्लीय हो जाएगा तो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका बिल्डिंग्स वगैरह, जो बिल्डिंग वगैरह खासकर जैसे ताजमहल बना है या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, उसमें भी थोड़ा सा अगर मेटल्स वगैरह से बने हैं या मेटल्स के कुछ लगे हैं तो उसमें जंग लगने लगते हैं। ठीक है, अगर धातु के कोई चीज उसमें लगे हुए हैं तो जंग लगने लगते हैं। ओके, ह्यूमन हेल्थ पे जाहिर सी बात है, इरिटेशन की प्रॉब्लम, कफ, अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इतनी होगी सरसरी निगाह से। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिड्यूस एसिड रेन, एसिड रेन को कम कैसे किया जा सके, एसिड रेन को कम कैसे किया जा सके इसके बारे में देखते हैं। यूज लेस पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करें। आजकल देख रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिक वाली कार आ रही है, इलेक्ट्रिक वाली बस आ रहे हैं, कितना अच्छा है। ठीक है, और स्कूटी आ रहा है इलेक्ट्रिक वाला, तो कम से कम उसका यूज करना चाहिए। हालांकि भी महंगा है, लेकिन काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से चार्ज भी हो जाता है, और उसमें पेट्रोल डीजल या फिर एनवायरमेंट इको फ्रेंडली नेचर का हमको लगता है वो। बस एक चीज की कमी लगती है, इसमें वॉइस नहीं आता, बगल से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो यूज लेस पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल कम यूज करें। यूज क्लीन एनर्जी लाइक सोलर या वाइंड, क्लीन एनर्जी का यूज करें, सोलर या वाइंड का। घरों घरों में सोलर लग रहा है आजकल, ठीक है, जिससे बिजली का बिल कम हो जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। स्टॉप बर्निंग कोल इन फैक्ट्री, फैक्ट्री से बर्निंग जो कोयले जलाए जाते हैं वो अब कम होने चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्री से हालांकि अब कम हो चुके हैं, कोयले वाला जो चीजें थी कम हो चुका है, जब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है तब से कोयले वगैरह जो जलाए जाते हैं ये कम होने चाहिए, इससे सबसे ज्यादा खतरनाक गैसें निकलती हैं। प्लांट मोर ट्री, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाइए। सबसे बड़ा हर चीज का रीजन है, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहिए।
तो सोलर एंड विंड जैसी क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करें, फैक्ट्रियों में कोयला जलाना बंद करें, ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, तभी हम एसिड रेन को कम कर सकते हैं। सर कुछ पर हिंदी में और कुछ पर हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। विशाल जी नहीं लिख सकते यार, कुछ पैराग्राफ हमें तो कई बार बताएं, हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट क्यों लेके आते हैं जब एक बार बता दिए हैं कि मिक्स लिख सकते हैं। मिक्स लिख दीजिएगा। मिक्स का मतलब जैसे आप देखिए बातें करते हैं, हम कहें कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है। एसिड एक तरह का नॉर्मल ही रेन होता है, ठीक है। अब देखिए मुंह में आ गया ना कि एसिड रेन एक तरह का नॉर्मल रेन होता है, तो आप लिख दीजिए एसिड रेन एक तरह का नॉर्मल रेन होता है। इसको बोलते हैं मिक्स लिखना, ठीक है। ये अब हम बता रहे हैं कि ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, इनसे कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं। कौन सी गैसें निकलती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप ऐसे लिख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो गलत है। यहाँ पे आपको पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें हमारे हवा में रहती हैं। हवा में होता है ऑक्सीजन, आप बना के लिख सकते हैं। हवा में होता है ऑक्सीजन, यही हवा में जाके गैस से रिएक्शन करती हैं हमारे क्लाउड के साथ, मतलब बादल के साथ। और बादल में होता है ड्रॉपलेट्स H2O, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके दो हानिकारक अम्ल बना लेती हैं जिनका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो आप इसको अपने तरीके से बना करके खुद लिखने देखिए, मिक्स करके इसी को बोलते हैं कि आप जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसी को लिखना है। तो अगर मन में ये भी अरे सर हम तो भोजपुरी में बोलते हैं, तो भोजपुरी में लिख दे, नहीं, आपको थोड़ा सा अपने सेंटेंस को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। अपने जो घर की लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज, उसको हटके अपने थोड़ा सा इंग्लिश को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हम मानते हैं सबका इंग्लिश वैसा नहीं होता, नहीं आता मुंह में, लेकिन करना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। चलिए, तो हाउ टू रिड्यूस एसिड रेन, एसिड रेन को कम कैसे करें, तो उस चीज को ऐसे मेंशन कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 5वां इतना सफिशियंट था, आप इसकी केमिस्ट्री को भी बता दिए, इसके प्रभाव को भी पढ़ा दिए, क्या कैसे प्रभाव पड़ता है कहाँ कहाँ पे, उसके बाद इसको कम कैसे किया जाए, तीनों चीजों बता दिए। सफिशियंट है, हमें लगता है जितना आप है, इसके बारे में और बना करके लिखना आपका काम है, बल्कि बना ले जाएंगे, ठीक। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल एरोप्लेन कब आएगा? चलिए, कभी संसद में अगर जाने का मौका मिला तो जरूर बात को उठाएंगे आपकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कब आएगा। 6वां क्वेश्चन है कि डिस्कस कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, बचपन में भी पढ़ते हुए आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दो बार आपके सपने में भी आया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बचपन में अगर पढ़े होंगे सीरियसली तो देखिए, डिस्कस कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं, इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनका कारण क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आते कहां से हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इनके कारण क्या है, तो इसको देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज व्हेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जब होता है, द अर्थ गेट वार्म बिकम सम गैसेस इन द एयर ट्रैप हीट फ्रॉम द सेम, ठीक है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट कब होते हैं, ध्यान दीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है जब धरती गर्म हो जाती है, क्योंकि हवा में कुछ गैसें सूरज की गर्मी खींच लेती है, ठीक है। देखिए, यह कैसे होता है, पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में देखते हैं, जिससे आप आसानी से समझ जाए। सूरज की रोशनी धरती पर आती है, सिंपल है, जो आपके सन होते हैं उनकी रोशनी धरती पे आती है। धरती सूरज की रोशनी सोख लेती है और गर्म हो जाती है। धरती कुछ गर्मी वापस स्पेस में भेजने की कोशिश करती है। मतलब पहले तो सूरज की रोशनी आई, कहाँ पे, धरती पे, मतलब हमारे लैंड पे। उसके बाद क्या हुआ, उसको एब्जॉर्ब कर लिया रोशनी को, जिससे हमारा पृथ्वी जितना जरूरत था उतना गर्म हो गया। उसके बाद क्या करता है, अर्थ जो होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है ऊपर। तो जब रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन भैया यहाँ पे कुछ हानिकारक गैसें थी, ठीक है, जो गैसें थी कहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये गैसें क्या करी, उन्हें रोक ली। जब गैसें उन्हें रोक ली, जिनको आप अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा था, वहीं से स्टार्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इससे हमारा जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट हीट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। लेकिन हवा में कुछ गैसें गर्मी को बाहर जाने से रोक देती हैं, क्लियर। चलिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हेन द अर्थ गेट वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म हो जाती है, बिकॉज क्योंकि सम गैसेस इन द एयर ट्रैप, कुछ गैसेस हमारे हवा में होते हैं, एयर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, मतलब सूरज की रोशनी से जब पृथ्वी पे पड़ता है, और वहां पे कुछ गैसेस होते हैं हमारे एयर में जिसको रोक लेती हैं, ठीक है। कैसे होता है, सनलाइट कम टू अर्थ, सनलाइट पृथ्वी से जब आप पृथ्वी पे आती हैं, द अर्थ एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड बिकम वार्म,
सिंपल वही बात लिखा है कि अर्थ जो होता है एब्जॉर्ब कर लेगा सनलाइट को और क्या हो जाएगा, बिकम वार्म, गर्म हो जाएगा। द अर्थ ट्राइज टू सेंड बैक, कोशिश अर्थ जो होता है पृथ्वी है कोशिश करता है इसको ट्राई करने का, भेजने का वापस, ठीक है, ट्राई टू सेंड बैक, जो एक्स्ट्रा जो हीट है उसको वापस भेजने की कोशिश करता है इनटू स्पेस, स्पेस में। बट सम गैसेस इन द एयर स्टॉप द हीट फ्रॉम गोइंग आउट, लेकिन कुछ गैसेस होती हैं जो प्रॉपर तरीके से उसको रोक लेती हैं, हीट को जाने नहीं देती। अब वो गैसेस क्या क्या है आइए देखते हैं। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है मेथेन, सबसे पहला मेथेन गैसेस। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बहुत प्यार से आप लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये प्रदूषण की वजह से ही होते हैं। फैक्ट्रिया में व्हीकल जो कोयले जलाए जाते हैं, व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे रीजन है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई है, उसकी वजह से ये गैसेस रिलीज होते हैं। तो मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस जो होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो अब इसको इतना क्लियर हो पाया, ये पॉइंट जहां तक का क्लियर हो पाया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या पड़ता है, सिंपल समझ में आ गया होगा। अगर नॉर्मली भाषा में कहें तो कि सूरज की रोशनी हमारे जब अर्थ पे आती है तो हमारा पृथ्वी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, लेकिन ज्यादा हीट ना हो सके इसलिए उसको स्पेस में फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है, तो वहां पे कुछ गैसें होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मीथेन आपका हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसें क्या करती हैं, उसी हीट को रोक लेती हैं, ठीक है। रोकने का मतलब होता है कि मतलब उनके साथ रिएक्शन कर लेती हैं, उनको रोक लेती हैं, जिससे हमारा पूरा क्लाइमेट बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और देखेंगे आप गर्मी में कि 47 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 49 डिग्री सेल्सियस। हम तो एक बार झांसी में थे, वहां पे शायद 48 पॉइंट कुछ गया था, 49 डिग्री सेल्सियस, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, झांसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा क्लाइमेट हीट हो जाता है। ओके, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या लिखा हुआ है। इफ देयर आर टू मेनी ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू पॉल्यूशन, कटिंग ट्रीज, ठीक है, प्रदूषण की वजह से या जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं उनकी वजह से ही गैसेस आती हैं। द अर्थ बिकम टू हॉट, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। दिस काज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसी के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन, पेड़ काटने वगैरह की वजह से, तो धरती बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। अब एक चीज आप फील किए होंगे, जो लोग अच्छे तरीके से गांव में रहते हैं, ठीक है, एक ऐसा गांव जहां बहुत सारे बगीचे लगे हुए हैं, आम का पेड़ लगा हुआ है, आगे चले जाओ बरगद भी लगा हुआ है, यहाँ पीपल है, और बहुत सारे नीम का पेड़ लगा हुआ है, और आगे चले जाओ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। आप खुद देखिएगा, आपको वहां ठंडा फील होगा, गर्मी में भी अच्छा लगेगा, ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी गैसेस का कोई मतलब ही नहीं है, फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं, सिर्फ आपको प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, और बाकी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी पेड़ जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग तरह के जो प्रदूषण होते हैं, प्रदूषित गैसें होती हैं, सबको सोख लेता है, तो वहां से ऑक्सीजन मिलता है, वो जल्दी बीमार नहीं होते, ठीक है। अब ये चीजें क्या शहर में नहीं हो सकता? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इस चीज को कर दे कि सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं, या कुछ ना कुछ एक ऐसे लोगों को रखे जो पेड़ पौधे हर जगह पे लगाएं, हर सड़कों पे होने चाहिए, उसका प्रॉपर देखभाल होना चाहिए, तो यहाँ प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। एकदम तो नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है, ये हो सकता है। सरकार के पास जमीनें बहुत हैं और ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप एसी ड्रेन में बनाए थे वैसे ये डायग्राम आप यहाँ बना लीजिएगा। बहुत इजी डायग्राम है, थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूरज, बचपन से बनाते आए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से आप इसको लगभग लगभग बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज, यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है पेड़ पौधों पे, यहाँ पड़ा पृथ्वी पे, मतलब हमारे अर्थ पे, ठीक है। सूरज की रोशनी जैसे आई, फिर सूरज या किया, अर्थ इसको एब्जॉर्ब किया, फिर रिफ्लेक्ट कर दिया हमारे स्पेस पे। लेकिन जैसे रिफ्लेक्ट किया तो ये फैक्ट्री वगैरह ये सारी चीजें से देख पा रहे हैं कि कुछ गैसेस है, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं हीट को रोक देती हैं, ठीक है, हीट को रोक देती हैं, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है।
तो बताइए बहुत ज्यादा इजी है, बहुत टफ नहीं है। सूरज की रोशनी बना देना है, एनर्जी एब्जॉर्ब लिख देना है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है जो अर्थ है, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, लेकिन ये गैसेज जो होती है ये रोक देती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छी टॉपिक थी जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। अब आप इसको खुद से बना करके लिखिएगा, पढ़ भले यहां से लीजिए लेकिन लिखिएगा अपने मन से। पहला देखिए लिखा है बर्निंग फ्यूल। फ्यूल मतलब बहुत ज्यादा जो कार और फैक्ट्रियों में से ईंधन जलते हैं ना, उसके वजह से होता है। दिस मेक्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। इसकी वजह से जो फैक्ट्रीज वगैरह से या कार वगैरह या ट्रांसपोर्ट वगैरह की वजह से जो गैसें रिलीज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे हवा में फैल जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कटिंग ट्री। जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, ट्रीज हेल्प टेक कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, ट्रीज क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है। लेकिन ट्रीज मदद करते हैं लेना कार्बन डाइऑक्साइड में। व्हेन वी कट देम डाउन, जब आप इन्हें कट कर देंगे, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, मोर कार्बन डाइऑक्साइड स्टे इन द एयर। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में फैलते रहेंगे। ठीक है। तीसरा है फार्मिंग एनिमल। जब हम जानवरों को पालते हैं, एनिमल लाइक काऊ एंड शिप, एनिमल जैसे काऊ हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गए, ठीक है, भेड़ हो गए, ये सब मेथेन गैस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? मेथेन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हमारे हवा में रुके होते हैं सब। उसके बाद वेस्ट होते हैं, वेस्ट कचड़े जो होते हैं, ट्रेस इन लैंडफिल्स रिलीज गैसेस लाइक मेथेन इनटू द एयर। जो हम कचड़े को फेंक देते हैं ना, वहां से भी मेथेन गैस रिलीज होता है, जो अगर हमारे हवा में आ जाएगा तो ये सारी गैसेस जो होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, यही कहीं ना कहीं जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, उसको रोक देती है। ठीक है। चलिए, फ्यूल जलाना जैसे कारों फैक्ट्रियों में, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें हवा में चली जाती हैं। पेड़ काटना, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद करते हैं। जब हम उन्हें काटते हैं तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रह जाता है। खेती करने वाले जानवर, गाय और भेड़ जैसे जानवर मीथेन गैस छोड़ते हैं। कचड़े, लैंडफिल में कचड़ा हवा में मीथेन जैसी गैसें छोड़ता है। लैंडफिल का मतलब वो एरिया जहां पे हम बहुत सारे कचड़े को फेंकते हैं, ट्रक से जाता है, फेंक देते हैं, वहां से भी बहुत सारे गैसें रिलीज होती हैं, खासकर मीथेन गैसें। ठीक है। यही सब कहीं ना कहीं कारण बनता है किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है। अब देखिए कारण, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्या? कारण। इसका कारण क्या था? अब देखेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ इफेक्ट मत लिखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। देखिए, अर्थ गेट वार्मर, जो पृथ्वी होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। मोर हीट स्टे ऑन अर्थ मेकिंग द प्लैनेट हॉटर। जो ग्रह होता है, जो पृथ्वी होती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, यही प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है आइस मेल्ट, जो बर्फ होते हैं वो पिघलने लगते हैं। आइस इन द आर्कटिक मेल्ट्स काजिंग सी लेवल टू राइज। जब बर्फ पिघलेंगे तो सी, जो समुद्र का लेवल है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। वेदर चेंज, जलवायु परिवर्तन, वेदर में चेंजेस आ जाएंगे। देयर आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड हीट वेव्स। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ सकते हैं। फूड शॉर्टेज, फूड की कमी। इट बिकम हार्डर टू ग्रो क्रॉप। अब जब पृथ्वी पूरा हीट हो गया है तो अनाज अनाज उगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हार्डर, बहुत कठिनाई के साथ अनाज उगेगा, लीडिंग टू लेस फूड, जिसके फूड की कमी हो जाएगी। ओके, तो ये सब प्रभाव पड़ेगा। धरती गर्म होती है, धरती पर ज्यादा गर्मी रहती है, जिससे धरती और गर्म हो जाती है। बर्फ पिघलती है, आर्कटिक बर्फ में बर्फ पिघलती है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। मौसम में बदलाव, ज्यादा तूफान और हीट वेव आते हैं। ठीक है, ज्यादा तूफान और हीट वेव आते हैं। हीट वेव का मतलब वही आपकी गर्म की बात कर रहा है। खाने की कमी, फसल उगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे खाना कम होता है। ठीक है, जिससे कई सारे जानवर, कई सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ चुके। क्लियर? चलिए, ओशियन प्रॉब्लम, समुद्र की समस्याएं। द ओशियन बिकम आर मोर एसिडिक हर्टिंग सी लाइफ। समुद्र ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। लॉस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव इन द चेंजेस वेदर। जानवर और पौधे बदलते मौसम में जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है। चलिए, तो यही क्वेश्चन था, एक बार हम फिर सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। 6वां क्वेश्चन था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके कारण क्या है। ठीक, चलिए,
ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस से है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। वे गैसेस जो हमारे हानिकारक फैक्ट्री वगैरह से, ठीक है, हानिकारक फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री वगैरह से कुछ हानिकारक गैसें रिलीज होती है। जो हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज करते हैं या जो ईंधन यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह, उससे कुछ गैसें रिलीज होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी गैसें रिलीज होती हैं। अब देखिए गैसें क्या करती हैं, सिंपल वही बात लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जब पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ गैसें क्या होती हैं, सूरज की रोशनी से जो रोशनी आता है उससे, तो वो क्या करती है, गैसें उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रोक देती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब इसके स्टेप बता दीजिएगा, जितना आप जानते हैं। इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसके स्टेप क्या है। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पे पड़ी, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लिया, फिर ये क्या किया, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया, वापस भेजा, तो यहाँ कुछ गैसेस थी जिन्होंने ट्रैप मतलब रोकना, फंसा लेना, तो इन्हें क्या किया, रोक ली, जिससे हमारा पृथ्वी बहुत ज्यादा हीट हो गया। यही है ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बारे में बता दीजिएगा ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। देखिए, और होता क्यों है, तो ये ड्यू टू पॉल्यूशन या कटिंग ट्री, जब पेड़ वगैरह काटे जाएंगे, जब प्रदूषण होगा तभी ऐसा होगा। और यही कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का यही कारण बनता है। बाकी चीजों का कारण क्या है, बर्निंग फ्यूल वगैरह जो जलाते हैं, पेड़ वगैरह जो काटते हैं, ठीक है, हम जानवरों को पालते हैं, वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। जो गंदगी को फेंक देते हैं, वहां से भी मीथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगा, बर्फ पिघलने लगेंगी, वेदर चेंजेस होने लगेंगे, फूड की कमी हो जाएगी क्योंकि उनको उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओशियन समुद्र की महासमस्याएं, मतलब कि बहुत ज्यादा हमारा जो पानी होता है समुद्र का, वो एसिडिक अम्लीय हो जाता है, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, समुद्री जानवर होते हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगते हैं। एनिमल्स की धीरे धीरे कमी होने लगती है इसकी वजह से। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन फाइनली हमारा हो गया आज का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। दो क्वेश्चन है, दोनों को अच्छे से देख के करके खत्म कर देंगे। लेकिन चलिए, आज नहीं हो पाएगा, काफी लेंथी लेक्चर हो गया, अभी बहुत सारी क्लास लेनी है यार, एक ही क्लास में अगर इतना कर देंगे तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो पहला क्वेश्चन बताया, इसके पहले वाला एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में खाली आपसे जानना चाहेगा एग्जामिनर कि गैसेस के बारे में, गैसेस का और सूरज की रोशनी का क्या संबंध है, वो डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको आप बना दीजिएगा, बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा। बाकी आप एकदम पढ़िएगा और लिखिएगा अपने मन से। फिर कह रहे हैं, हेडिंग देखिएगा, क्या प्रभाव पड़ता है, कारण क्या है, होता क्या है, और इसकी गैसेस क्या है, सब अपने मन से लिखते चले जाइएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए।